लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हिस्ट्री में कुछ कैरेक्टर्स इतने अजीब होते हैं कि वो असली कम और किसी डार्क फैंटेसी के विलेन ज्यादा लगते हैं। भारत में भी एक ऐसा सुल्तान था। इसके खौफ के किस्से यूरोप तक मशहूर थे। बारबोसा और वर्थेमा जैसे यूरोपियन राइटर्स लिखते हैं कि इस सुल्तान का शरीर इतना जहरीला था कि उसकी स्किन पर बैठते ही मक्खियां दम तोड़ देती थी। वो रोज 35 किलो खाना खाता था और यूरोप के लोग उसे पॉइजन किंग कहते थे। सुनने में किसी मेलोड्रामा जैसा लगता है, लेकिन इन कहानियों के पीछे एक बहुत ही शातिर जियोपॉलिटिकल मास्टरमाइंड था। वो मास्टरमाइंड जिसने भारत को पश्चिमी ताकतों का गुलाम होने से 100 साल पहले बचाने की कोशिश की थी। ये कहानी है गुजरात के सबसे ताकतवर सुल्तान महमूद बेगड़ा की। महमूद बेगड़ा वो शासक था जिसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों के बढ़ते समुद्री आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अलायंस बनाया था। मिस्र के मामलूक, वेनिस के ईसाइयों और तुर्की के ऑटोमन, इन तीनों को एक साथ लाने का काम महमूद बेगड़ा ने किया था और हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। 1458 से 1511 के बीच के दौर में जब गुजरात ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा चौक पॉइंट होता था, तब महमूद बेगड़ा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया गुजरात की इकोनॉमी में। अब सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी के उस गहरे पावर वैक्यूम में एक 13 साल का लड़का जिसके सिर पर हमेशा मौत मंडराती थी, वो इतना खूंखार और विजनरी सुल्तान कैसे बना। आज मैं आपको बताऊंगा उस सुल्तान की कहानी जो एक मास्टरमाइंड था, लेकिन उसकी इमेज को लिमिट कर दिया गया जहरीले सुल्तान तक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1458 का वो दौर जब गुजरात का शाही दरबार साजिशों और धोखे, खून खराबे का अखाड़ा बन चुका था। इसी खून खराबे और डरावने माहौल के बीच 13 साल के एक लड़के को सुल्तान घोषित किया गया। लड़के का नाम था फतेह खान। यही फतेह खान आगे चलकर अबू अल फतेह नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम बना। दुनिया इसे आज महमूद बेगड़ा के नाम से जानती है। महमूद बेगड़ा के नाम की स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। फिलहाल एक बच्चे के लिए एक खून से सने तख्त पर बैठना किसी मौत की सजा से कम नहीं था। महमूद का बचपन लगातार खौफ के साए में बीता था। महल की पॉलिटिक्स के तहत उसके अपने सौतेले भाई को उसी के सामने जहर देकर मार डाला गया। महल के हर पर्दे के पीछे, हर अंधेरे कोने में और हर खाने की थाली में एक हत्यारा छिपा हो सकता था। इस जानलेवा डर से बचने के लिए महमूद की मां बीबी मुगली ने एक बड़ा दांव खेला। बीबी मुगली असल में सिंध की एक सम्मा राजकुमारी थी। उन्होंने दरबार के सबसे ताकतवर सूफी संत हजरत शाह आलम की शरण ली ताकि उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक रुतबे से महमूद की जान बचाई जा सके। कहा जाता है कि शाह आलम ने इस अनाथ शहजादे को अपनी सुरक्षा में लिया, लेकिन हत्यारों के जहर से बचने के लिए सिर्फ सूफी दुआएं काम की नहीं थी। महमूद के करीबियों ने उसे बचाने के लिए मिथ्रेडिटिज्म का सहारा लिया, एक ऐसी तकनीक जिसमें बचपन से ही महमूद को जहर की हल्की हल्की खुराकें देनी शुरू की गई। मकसद था कि उसका शरीर किसी भी तरह के जानलेवा जहर का आदी हो जाए। यही वो बायोलॉजिकल असलियत थी जिसने आगे चलकर यूरोपियन डायरीज में एक जहरीले इंसान की खौफनाक कहानियों को जन्म दिया। 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते ही महमूद ने समझ लिया था कि अगर उसे भेड़ियों के बीच में जिंदा रहना है तो उसे सबसे बड़ा भेड़िया बनना होगा। जब भी उसे अपने खिलाफ एक शुरुआती बगावत की भनक लगी, उसने कोई रहम नहीं दिखाया। सुल्तान ने विद्रोहियों का ऐसा बेरहम कत्लेआम करवाया कि पूरे गुजरात में सन्नाटा छा गया। लेकिन सत्ता को लंबे टाइम तक सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चला सकते। महमूद बेगड़ा भी सिर्फ एक क्रूर हत्यारा नहीं था। उसके अंदर एक बहुत ही बारीक इकोनॉमिस्ट और एक अर्बन प्लानर छिपा हुआ था। वो जानता था कि गुजरात की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके ट्रेड में है। उस दौर का गुजरात आज के दुबई या वॉल स्ट्रीट की तरह था। ये वो ग्लोबल ब्रिज था जो साउथ ईस्ट एशिया के मलक्का से मसालों को उठाता था, लाल सागर होते हुए यूरोप के वेनिस तक पहुंचाता था। इस ग्लोबल सप्लाई चेन को गुजरात के हिंदू और जैन बनिया व्यापारी चलाते थे। कहा जाता है कि हर साल करीब 5000 से ज़्यादा गुजराती ट्रेडर्स मलक्का के बंदरगाहों पर जाते थे। सुल्तान बेगड़ा ने इस अथाह दौलत को सिस्टमेटिक करने के लिए महमूदी नाम का एक नया सिल्वर सिक्का चलाया। ये सिक्का इतना भरोसेमंद था कि सदियों तक वेस्टर्न इंडिया का एक तरह से डॉलर बना रहा। ट्रेडर्स को लुटेरों से बचाने के लिए बेगड़ा ने पूरे गुजरात में पक्की सड़कें बनवाई और बहुत ही सेफ सराय बनवाई।
लेकिन सुल्तान के सामने एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। गुजरात का मैदानी इलाका तो इनके कंट्रोल में था, लेकिन जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे पहाड़ों पर बैठे बहुत ही ताकतवर राजपूत शासक कभी भी इनके ट्रेडिंग रास्ते काट सकते थे। समंदर पर राज करने से पहले बेगड़ा के लिए ज़रूरी था कि ज़मीन के इन कांटों को भी उखाड़ फेंका जाए। इसी मकसद ने आगे चलकर उसको नाम दिलाया महमूद बेगड़ा। देखिए, गुजराती भाषा में बे का मतलब होता है दो और गढ़ का मतलब होता है किला। ये नाम उसे गुजरात के दो सबसे अजेय और अभेद्य माने जाने वाले हिंदू किलों को जीतने के बाद मिला। 1472 में उसने रामंडलीक तृतीय को हराया और जूनागढ़ के किले पर कब अपना झंडा फहराया। लेकिन असली और सबसे खौफनाक लड़ाई अभी बाकी थी। पावागढ़ का किला बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में बना हुआ था। एक खड़ी ज्वालामुखी पहाड़ी पर बना यह किला पतई रावल जयसिंह के अंडर आता था। पावागढ़ का घेराव भारतीय मिलिट्री इतिहास का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। करीब 20 महीने तक लगातार ये घेराबंदी चली। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार एडवांस तोपों और बारूद का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इन्हीं तोपों की मदद से पावागढ़ की अभेद्य दीवारों को तोड़कर सुल्तान ने जीत हासिल की। जूनागढ़ और पावागढ़ इन दोनों किलों को जीतने के बाद महमूद बेगड़ा का जो गुजरात वाला एरिया है, लैंड वाला एरिया है, वो पूरी तरह से सेफ हो गया। इन्होंने पावागढ़ के पास ही अपनी राजधानी भी बनाई। इसका नाम था चंपानेर। जमीन पर कब्जा करने के बाद सुल्तान की नजरें अब अरब सागर पर थी और समंदर को कंट्रोल करने के लिए उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसको लहरों से खेलना आता हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए महमूद बेगड़ा के ग्रुप में एंट्री होती है मलिक अयाज की। मलिक अयाज ना तो कोई शाही खून था और ना ही वो गुजरात में पैदा हुआ था। आप हैरान रह जाएंगे, वो जॉर्जिया या रशिया के इलाके में पैदा हुआ एक ईसाई था। बचपन में तुर्कों ने उसे गुलाम बनाया और इस्तांबुल में बेच दिया। कई हाथों से बिकता हुआ वो एक अरब व्यापारी के जरिए सुल्तान बेगड़ा के दरबार में आया, एक गिफ्ट के तौर पर। अयाज बहुत टैलेंटेड था और उसने एक बार सुल्तान को बाज के हमले से बचा लिया। बेगड़ा इस बात से इतना खुश हुआ कि उसने अयाज को गुलामी से आज़ाद कर दिया। सुल्तान ने अयाज की कीमत को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। उसने इस पूर्व ईसाई गुलाम को गुजरात की नेवी का सुप्रीम एडमिरल बना दिया। मलिक अयाज ने भी दीव के छोटे से बंदरगाह को एक अजेय नौसैनिक किले में बदल दिया। उसने अपने पैसों से एक प्राइवेट नेवी तैयार की जिसमें छोटी और तेज चलने वाली नावें होती थी। इन पर तोपें लगी होती थी। अयाज की वजह से गुजरात का ट्रेड दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। सब कुछ सुल्तान के प्लान मुताबिक चल रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा रिस्क उनके सामने चलता हुआ आ रहा था। साल 1498 में भारत में एंट्री होती है वास्को डिगामा की। इनके पीछे पीछे एस्तादो दा इंडिया यानी पुर्तगाली एम्पायर ने अरब सागर में दस्तक दी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और उसका बेटा लॉरेंको अल्मेडा भारत में पुर्तगाल के पहले वॉयसराय बनकर आए। ये एक तरह से समुद्री माफिया थे। इनका एक कार्टेज सिस्टम था जिसमें नियम साफ था, हिंद महासागर में जहाज चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी देनी होगी। इस पैसे के पीछे पुर्तगाली इतने क्रूर हो जाते थे कि जहाज पकड़कर नाविकों के हाथ पैर और नाक कान काटकर समंदर में फेंक देते थे। इस दौर में इंडिया और यूरोप के बीच बहुत पुराना इस्लामिक और वेनेशियन ट्रेडिंग मोनोपोली थी। पुर्तगालियों का गोल था कि वो इस वाले ट्रेड के बीच होने की दलाली का प्रॉफिट खत्म कर दे और खुद हड़प ले सारा प्रॉफिट। पुर्तगालियों के इस मकसद को कमज़ोर करने के लिए महमूद बेगड़ा ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके बारे में लोगों को शायद पता ही नहीं होगा। बेगड़ा ने इजिप्ट के मामलूक सुल्तान के साथ गठबंधन बनाया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन मामलूकों को वेनिस के ईसाइयों ने गुपचुप तरीके से जहाज़ों की लकड़ी और ग्रीक तोपची दिलवाए। इजिप्ट के मामलूक सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद एडमिरल अमीर हुसैन अल कुदरी को लाल सागर पार करके गुजरात भेजा। यहाँ भारत में सुल्तान महमूद बेगड़ा का नेवल चीफ मलिक अयाज और कालीकट के जमोरिन की नौसेना अमीर हुसैन के बेड़े के साथ जुड़ गई। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने 3 कॉन्टिनेंट्स की ताकतों को पुर्तगालीज के खिलाफ एक झंडे के नीचे ला दिया। मार्च 1508 में महाराष्ट्र के चोल तट पर इन दोनों ताकतों का आमना सामना हुआ। इस महीने में बैटल ऑफ चोल लड़ी गई। ये 3 दिनों तक चली नेवल कॉम्बैट थी। भारत और मामलूक सेना की छोटी और फुर्तीली नावों ने पुर्तगाल के जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया। इस स्ट्रॉन्ग गठबंधन के बीच पुर्तगालियों को एक बहुत ही भयानक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस जंग में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये कि जंग के दौरान पुर्तगाली वायसराय का बेटा लॉरेंको डी अल्मीडा मारा गया। अब अगर आप
पुर्तगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हिंद महासागर में ये पुर्तगालियों की पहली बड़ी और बहुत ही शर्मनाक हार थी। गठबंधन की फौजों ने 9 पुर्तगाली सैनिकों को बंदी बनाया। दीव में इस बात का जश्न भी मनाया जा रहा था, लेकिन इस जीत के बीच उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वो शौक और गुस्से से बौखला उठा। उसने कसम खाई कि इस मौत की भारी कीमत चुकानी होगी। अल्मीडा ने 18 भारी तोपों से लैस बहुत बड़े बड़े गैलियंस जहाज़ों का बेड़ा लिया। रास्ते में दाभोल बंदरगाह पड़ता था, उसको बुरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद इन्होंने सीधा 3 फरवरी 1509 की सुबह दीव पर हमला कर दिया। दीव के तट पर अब जंग शुरू हो चुकी थी। नंबर में पुर्तगालियों की संख्या कम थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके जहाज़ बहुत बड़े बड़े और भारी तोपों वाले थे। अयाज खान ने जब ये सिचुएशन देखी तो उसे समझ आया कि उसकी नेवी जीत नहीं पाएगी। इसके साथ ही उसने दाभोल का हश्र देखकर पुर्तगालियों के गुस्से का अंदाज़ा लगा लिया। इसीलिए उसने एक स्वार्थी लेकिन स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। अयाज ने चुपचाप अल्मीडा को एक माफ़ीनामा भेजा और अपनी जो मेन नेवी थी उसको युद्ध से पीछे हटा लिया। एक तरह से ये इजिप्ट के साथ धोखा था। इजिप्ट के एडमिरल अमीर हुसैन अब बीच समंदर में अकेले पड़ गए। एक लड़ाई में पुर्तगाली तोपों के भारी गोलों ने लकड़ी की छोटी नावों के पलक झपकते ही परखच्चे उड़ा दिए। शाम होते होते पूरी मामलूक और गुजराती फ्लीट तबाह हो चुकी थी। जहाज़ धू धू कर जल रहे थे और समंदर का पानी खून से लाल हो गया। अमीर हुसैन को अपनी जान बचाकर ज़मीन के रास्ते भागना पड़ा। बैटल ऑफ दीव मिडिवल एशियन फ्री ट्रेड की ताबूत में आखिरी कील थी। इस हार ने हिंद महासागर पर पुर्तगालियों के पूर्ण कब्जे पर मोहर लगा दी। इस पूरे सीन में महमूद बेगड़ा का ज़मीन वाला एम्पायर तो सेफ रहा, लेकिन समंदर पर कब्जा करने का जो सपना था इनका, वो चूर चूर हो गया। अल्मीडा के बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क ने सूरत, रांदेर और बेसिन जैसे बंदरगाहों को जलाकर राख कर दिया। इस तरह दीव की हार ने एशिया में पश्चिमी देशों की कॉलोनिज्म की नींव डालने का भी काम किया। दीव की लड़ाई में हार के बाद महमूद बेगड़ा ने एक प्रैक्टिकल फैसला लिया। उसने पुर्तगालियों के साथ एक शांति समझौता किया और सबसे बड़ी कीमत चुकाते हुए कार्टस सिस्टम पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब गुजराती ट्रेडर्स को अरब सागर में अपने जहाज़ उतारने के लिए पुर्तगालियों को अच्छा खासा टैक्स देना होगा। अपनी लाइफ के आखिरी 2 साल बेगड़ा ने जंग लड़ने की बजाय अपने साम्राज्य को अंदर से मजबूत करने और चंपानेर की वास्तुकला पर ध्यान देने में बिताए। साल 1511 में उसकी मौत के साथ ही गुजरात सल्तनत का सबसे ताकतवर और सुनहरा दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दोस्तों, महमूद बेगड़ा की जो लेगेसी है, इसको लेकर हिस्टोरियंस बहुत अलग अलग राय रखते हैं। 1611 में सिकंदर मंजू द्वारा लिखी गई फारसी क्रॉनिकल मिराते सिकंदरी बेगड़ा को एक बहुत ही कट्टर और रूढ़िवादी इस्लामिक गाजी के रूप में पेश करती है। ये किताब बताती है कि कैसे सुल्तान ने द्वारका पर हमला किया, वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा और वहाँ के हिंदू मुखिया को मारकर उसके शरीर के टुकड़े अहमदाबाद के दरवाजे पर लटका दिए। इस तरह से एक ऐसा शासक दिखाता है जो इस्लाम की स्थापना के लिए काफिरों का नाश कर रहा था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब हम उसी बेगड़ा के दरबार के एक हिंदू कवि उदय राज की लिखी संस्कृत महाकाव्य राज विनोद को पढ़ते हैं तो इमेज बहुत अलग नजर आती है। उदय राज अपनी कविता में इस अरबी सुल्तान को एक सूर्यवंशी राजा घोषित करता है। वो लिखता है कि बेगड़ा के दरबार में साक्षात देवी सरस्वती का वास है और सुल्तान देवराज इंद्र के समान है। क्या इसका मतलब ये है कि बेगड़ा अचानक से धर्मनिरपेक्ष हो गया था? मॉडर्न हिस्टोरियन अपर्णा कपाड़िया इसे प्रैक्टिकल सेक्युलरिज्म या पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म कहती है। सुल्तान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गुजरात की जो मजबूत इकोनॉमी है वो जैन बनियों पर टिकी है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसे लोकल राजपूत अमीरों का सपोर्ट चाहिए। इसीलिए जब उसे विद्रोहियों को कुचलने के लिए मंदिर तोड़ना होता था तो वो मंदिर तोड़ता था, लेकिन जब उसे एक इंडीक किंग बनकर बहुसंख्यक आबादी की वफादारी हासिल करनी होती थी तो वो संस्कृत कवियों को संरक्षण देता था। चंपानेर के पास 1498 में बनी मांडवी की एक बहुत बड़ी बावड़ी है। इसका शिलालेख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये बावड़ी सुल्तान बेगड़ा ने बनवाई, लेकिन इसके शिलालेख की शुरुआत भगवान शिव, गणेश और देवी शारदा की वंदना से होती है। इसमें साफ लिखा है कि जो भी इस पानी को अपवित्र करेगा उसे देवी काली के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये कोई सेकुलर सोच नहीं थी, बल्कि सत्ता को बचाए रखने का बहुत ही क्रूर, शातिर और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन था। राजा को बहुत ज़्यादा धर्म से मतलब नहीं होता है। राजा को अपनी सत्ता बचानी होती है और उस सत्ता को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक कोई भी मेजर ले सकता है। सुल्तान महमूद बेगड़ा अपनी इमेज और मिथकों को एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना जानता था।
रोज 35 किलो खाना खाने का मिथक बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन दरअसल ये बेगड़ा का अपना स्टेट क्राफ्ट था। सुल्तान महमूद बेगड़ा का 53 साल का लंबा शासन विरोधाभासों का एक बहुत ही अच्छा मास्टर क्लास है। वो एक ऐसा सुल्तान था जिसने भारत में किलों और तलवारों की दुनिया से निकाल कर इसको बारूद और विदेशी तोपों की नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। गुजरात की दौलत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि 1570 के दशक तक अकेले गुजरात के बंदरगाह से आने वाला रेवेन्यू पूरे पुर्तगाली साम्राज्य की एशियाई कमाई से 3 गुना ज़्यादा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी महमूद बेगड़ा की। बेगड़ा की कहानी को देखकर लगता है कि ये ग्लोबल ट्रेड वॉर जो अभी आज आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज से 500 साल पहले 1509 में बैटल ऑफ दीव के साथ महमूद बेगड़ा ने ठीक ऐसा ही खतरनाक गेम खेला था। उसने अपने विजन से देश की ज़मीन तो बचा ली, लेकिन डिप्लोमेटिक धोखे और तोपों की कमी से वो अपने समंदर में हार गया। और इतिहास हमेशा यही गवाही देता है कि जो मुल्क अपना समंदर हारता है, आखिरकार एक ना एक दिन वो अपनी ज़मीन भी नहीं बचा पाता। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।